नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य समुद्रतटः इति पाठस्य अभ्यासं पूर्णं करिष्यामः। पाठस्य प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चारणं कुरुत, यानी कि कुछ शब्द हैं, इससे पहले इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इस चैप्टर के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार शब्दार्थ आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो शब्दार्थ के माध्यम से आप इस चैप्टर में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान और लिख सकते हैं, ठीक है? ये लिखना अनिवार्य होगा। इसके बाद पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो पहले प्रश्न में चलते हैं। तरंगैहि यानी कि लहरों से, संगमः यानी कि जहां दो तीन नदियों का मिलन होता है उसको संगम कहते हैं। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः मतलब जो तीन जगहों से जो स्थान घिरा होता है, जो देश, उसको प्रायद्वीप कहते हैं स्थान को। मत्स्यजीविनः मतलब मत्स्यजीवी यानी कि मछली से जो अपनी आजीविका चलाते हैं। त्रिशुषु यानी कि तीनों में से। बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि विदेशी जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए। वैदेशिक व्यापाराय विदेश में किया जाने वाला व्यापार। चंद्रोदयः चंद्र का उदय, ठीक? ये कुछ शब्द थे जिनका उच्चारण हमने किया। अभी हम प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखामः। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा, किन माध्यम से, किन साधनों से जल विहार करते हैं? तो काभिः प्रश्न आया, तो जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। तो प्रश्न है काभिः, तो उत्तर होगा नौकाभिः, क्योंकि कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लोग थे वो नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जलविहारं कुर्वन्ति, ठीक है? तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ, यानी कि लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। दूसरा है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? यानी कि भारत का सबसे बड़ा दीर्घ तट कौन सा है? तो कल हमने पढ़ा था कि चेन्नई नगर का मेरीना तट जो देश का समुद्र तटों में से सबसे दीर्घतम तट है। तो लिखेंगे भारतस्य दीर्घतमः सबसे बड़ा समुद्र तटः चेन्नई नगरस्थ मेरीना तटः अस्ति। कौन सा तट है? मेरीना तटः अस्ति, ठीक है? कौन सा तट है? मेरीना तट भारत के साथ समुद्री तटों में से सबसे दीर्घ तट है, ठीक है? प्रश्न नंबर 3 है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? स्वच्छंदतया यानी कि स्वतंत्रता से कहां पर भ्रमण करते हैं? तो लिखा है कि जनाः जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति, ठीक है? तो लिखेंगे जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे
तट का नाम क्या है? जुहू। तो जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति, यानी कि स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। विहरन्ति मतलब भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर ग। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ पे। तो घ क्या पूछा है? कहता है कि बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, यानी कि बालक लोग रेत से क्या बनाते हैं। तो लिखा है कि बालकाः बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। तो उत्तर लिखेंगे बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति? बालुकाभिः बालुकागृहं बालुकागृहं रचयन्ति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, यानी कोच्चि तट किस चीज के लिए जाना जाता है। तो लिखेंगे उत्तर कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, किस चीज के लिए जाना जाता है? नारिकेल फलों के लिए। तो नारिकेल फलेभ्यः ठीक है, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, यानी कि जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहला जो प्रश्नोत्तर था वो पूरा हुआ। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूषा से पदों को यानी कि शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न हमने पूरा किया। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि मंजूषा से पदों को चुन करके लिखिए। पहला शब्द है बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडा, खेल। संगमः, संगम। ठीक है, तो पहला क्या होगा? कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां किं भवति? संगमः भवति। तो प्रश्न नंबर 3 के, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 उसका हमने क लिखा, उसका हो जाएगा संगमः। तीनों नदियों का, तीनों समुद्रों का क्या होता है वहां पर? संगम होता है। तो पहले का हम लिखेंगे संगमः। दूसरा है भारत देशः कथ्यते, क्या कहा जाता है भारत देश? प्रायद्वीपः कथ्यते। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 जगहों से यानी कि भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र है। ठीक है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर में हिमालय है। ठीक है, तो अगर चारों दिशाओं में समुद्र से घिरा होता तो द्वीप कहलाता। ठीक है, तो प्रायद्वीपः ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर ख का फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तीसरा है जनाः समुद्र तटम किमर्थम आगच्छन्ति? पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। तो यहां पर हो जाएगा पर्यटनाय, घूमने के लिए। ठीक है, पांचवा है, चौथा क्या होगा? बालकेभ्यः रोचते, बालकों के लिए क्या अच्छा लगता है? खेलना अच्छा लगता है। तो क्रीडा रोचते, तो क्रीडा बालकेभ्यः रोचते। ठीक है, अगला 9, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति किमस्ति? बंगोपसागरः। तो बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है, बंगोपसागरः। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3
का आंसर पूरा हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। 4 क्या कहता है कि यथा योग्यम योजयत, यानी कि एक दूसरे से मिलान कीजिए। पहला है समुद्र तटः, तो समुद्र तटः किमर्थम, क्यों होता है समुद्र तट? पर्यटनाय, शब्द दिया हुआ है इसमें घूमने के लिए, पर्यटनाय, ठीक है, ऐसे लिख देंगे समुद्र तट के आगे पर्यटनाय। क्रीडनकम, जो खिलौना होता है वो किसके लिए होता है? क्रीडनकम खेलनाय, क्रीडनकम खेलनाय, ठीक है। अगला है दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषकाय, दूध क्यों पीते हैं हम लोग? पोषकाय, यानी कि ताकत बढ़ाने के लिए, पोषकाय, ठीक है। अगला है दीपकः, यानी कि दिया किस लिए होता है? प्रकाशाय, दीपकः प्रकाशाय, यानी कि प्रकाश करने के लिए दिए की आवश्यकता होती है। अगला है विद्या, नॉलेज किसके लिए? विद्या किस लिए, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? ज्ञानाय, ज्ञानाय, ज्ञान का अर्जन करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5वें प्रश्न में क्या पूछता है? तो 5वें प्रश्न में कहता है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि हमें किसी भी शब्द की, जो शब्द हमें दिया है उस शब्द की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। तृतीया विभक्ति जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, नौ का भी, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द आए थे जहां तृतीया और चतुर्थी विभक्ति थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है? कोष्ठक में दिए हुए शब्दों की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा जैसे उदाहरण के लिए दिया है व्योमः, मित्र शब्द कोष्ठक में दिया है, मित्रेण सह गच्छति, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 5 में मित्रेण सह गच्छति। उसी प्रकार से हमें बालिका शब्द की तृतीया विभक्ति करनी है। तो पहला प्रश्न किसका है? 5वें का क, तो इसका उत्तर क्या होगा? बालकाः बालिकया सह पठन्ति, ठीक है, बालिका भी सह, जैसे नौका भी बना था वैसे ही तृतीया में क्या बन जाएगा? बालिका शब्द का बालिका भी, यानी कि बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बालिका शब्द का हमने क्या बना दिया? बालिका भी। इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। मैं केवल जिस शब्द की विभक्ति करनी है वही लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगला है ख, तो ख क्या है? तडागः केन विभाति? कमलेन, यानी कि तालाब किससे सुशोभित होता है? कमल से। तो कमलेन, इसमें क्या है? ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन करते समय पुल्लिंग यदि कोई शब्द होगा तो उसका बनेंगे कमलेन, रामेण, हस्तेन, सुधाखंडेन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तृतीया में हमने कमलेन बनाया। अगला शब्द क्या है हमारे पास? अहमपि कंदुकेन खेलामि, कंदुक शब्द है, ठीक है, कंदुकम नपुंसकलिंग है, तो उसका भी क्या बन जाएगा तृतीया में? कंदुकेन, ठीक है, कंदुकेन खेलामि, मैं किससे खेलता हूं? गेंद से खेलता हूं, ठीक है। तृतीया विभक्ति कंदुक की, कंदुकेन। फिर है अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, देखो घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अश्व शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है और उसकी तृतीया बहुवचन में ऐ ही बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर स्त्रीलिंग होता तो भी ही बनता, पुल्लिंग है इसलिए ऐ ही, तो अश्व ऐ ही अश्वैः, ठीक है। तो घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं।
तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया। आगे मृगाः मृगैः सह चरन्ति, जैसे अश्वैः सह वैसे ही मृगैः सह। जो हिरण है वो हिरणों के साथ चलते हैं, तो मृगैः सह। पहले का अगर स्त्रीलिंग बहुवचन होगा तृतीया विभक्ति तो भी का प्रयोग करेंगे, बालिका भी, नौका भी, सेविका भी, ठीक है, इस प्रकार से नासिका भी। और पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग शब्द है तो उसका एक वचन तृतीया में एन, कमलेन, कंदुकेन, ठीक है। और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है और बहुवचन है तो ऐहि, अश्वैहि, मृगैहि, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का तृतीया विभक्ति वाला प्रयोग हमने पूरा किया। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, यानी कि जो गोल चित्र दिया हुआ है, ठीक है, उदाहरणानुसारेण कोष्टकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। यानी कि आपको सारे सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, आपको उसको जोड़ करके एक सेंटेंस में बनाना है। बीच में आपका कौन है? केंद्र बिंदु है रहीम, ठीक है। जैसे आपका ये केंद्र बिंदु है, यहां पर आपका रहीम है, ठीक है। अब ये रहीम किम किम करोति, ठीक है, रहीम क्या क्या करता है, तो सब में अलग अलग विभक्ति, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। जैसे रहीम मित्र सह, तो मित्रेण सह क्रीडति, एक वाक्य बनाया है ना, पहला वाक्य। तो रहीम है तो इसका हमने एक वाक्य बना दिया, पहला वाक्य से रहीम मित्र शब्द था, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है देखो फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। रहीम मित्र सह क्रीडति, तो मित्रेण सह, मित्र शब्द की हमने कौन सी विभक्ति कर दी? तृतीया। तो मित्रेण सह क्रीडति, यानी कि रहीम जो है वो मित्रों के साथ खेलता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सबकी विभक्तियां करनी है, तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो तृतीया विभक्ति से सबका प्रयोग करें, जैसे हमने तृतीया विभक्ति इसमें बनाई हमने, ऐसे ही हमें इसमें भी तृतीया विभक्ति से प्रयोग करना है। केंद्र बिंदु कौन है? रहीम। रहीम क्या क्या करता है? 1 2 3 4 आगे दिए हैं, उसी आधार पर हमें जो करण कारक होगा उसकी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला वाक्य तो इसमें बना हुआ है, दूसरे से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दूसरे शब्द से। तो दूसरा शब्द क्या है हमारे पास? तो दूसरा है रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, यानी कि रहीम जो है वो साइकिल से कहां जाता है? आपण, बाजार जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा? दूसरा, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन रहा है कि रहीम, ठीक है, किससे जा रहा है? द्विचक्रिका से जा रहा है। तो द्विचक्रिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी जब हम तृतीया विभक्ति करेंगे चक्रिकया, तो इसको अया शब्द जोड़ देंगे, यानी जो भी मूल शब्द है उसमें अया जोड़ देंगे तो द्विचक्रिकया बन जाएगा, ठीक है। तो रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, कहां जा रहा है? बाजार जाता है, ठीक है। अब इसका तीसरा क्या बनेगा? तीसरा क्या है? रहीम कलमेन पत्रम लिखति, कलम से, ठीक है। कलम शब्द का जैसा कंदुक का कंदुकेन किया, कमल का कमलेन किया, ऐसे ही कलम का कलमेन। दूसरा बन जाएगा रहीम केन कलमेन किम करोति? पत्रम लिखति, यानी कि पत्र लिखता है, यानी कि रहीम पेन से पत्र लिखता है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ बनाएंगे हम,
चौथे में क्या है, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, यानी कि हाथ से फेंकता है। क्या फेंकता है? गेंद फेंकता है, बॉल फेंकता है। तो रहीमः केन हस्तः है तो हस्तेन हो जाएगा। तो हस्तेन किम क्षिपति? कंदुकम क्षिपति। तो रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, हस्तः हस्तेन कमलम कमलेन, फिर कलमेन, और द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न वाक्य नंबर 5 पे। 5 में क्या है, रहीमः नौका जल विहारम करोति। तो एक नौका से कर रहा है तो नौकया। ठीक है, तो रहीमः केन नौकया, जैसे द्विचक्रिकया हुआ वैसे ही नौकया जल विहारम करोति। ठीक है, तो जल विहारम करोति, ये हो गया आपका 5वां वाक्य। 6ठा वाक्य बनाते हैं इसी में। क्या बनेगा? चषक है तो चषक का, जैसे कंदुक का कंदुकेन, कलम का कलमे, हस्त का हस्तेन, तो चषक का चषकेन। ठीक है, तो रहीमः चषकेन ठीक है, चषकेन जलम पिबति, जल पीता है। किससे जल पी रहा है? चषक से। तो माध्यम क्या है, साधन क्या है? चषक है। ठीक है, किससे जा रहा है? जल विहार किससे कर रहा है? नौका। ये सभी साधन है। ठीक है, जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड हैं ये साधन में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। तूलिकया मतलब ब्रश। ठीक है, तो इसका वाक्य लिखेंगे 7वें में कि रहीमः, तूलिका शब्द स्त्री है, तो जैसे नौका का नौकया किया ऐसे ही तूलिका का तूलिकया। ठीक है, तो तूलिका है तो तूलिकया तूलिकया चित्रम रचयति, चित्रम रचयति। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 हो गए। लास्ट 8वां है, तो 8वां प्रश्न क्या है? कहता है कि रहीमः वायुयान यह आगच्छत, यानी कि रहीम यह मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, और श्वः मतलब होता है टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, तो कहता है कि रहीमः किम करोति? वायुयान शब्द है तो उसका हम तृतीया क्या करेंगे? वायुयानेन। ठीक है, वायुयानेन यह मतलब बीते हुए कल में आगच्छत आया। किससे आया? साधन क्या था? वायुयान था, तो वायुयान से रहीम कल आया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6ठा पूरा हुआ। अंतिम प्रश्न है 7वां। क्या प्रश्न है ये आप एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर हम 7वें प्रश्न को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न यहीं पूरा कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर, ये इसका नंबर है। ठीक है, छठे का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अब हम प्रश्न नंबर 7वां पूरा करते हैं। ठीक है, 7वें का क क्या कहता है? 7वां प्रश्न, प्रश्न कहता है कि कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरेत। यानी कि कोष्ठक में एक तरफ सही शब्द एक तरफ गलत शब्द दिए हैं, उन दोनों में से जो सही शब्द का सेंटेंस के हिसाब से जो सही शब्द है तृतीय अथवा चतुर्थी में कोई एक चुन करके लिखिए। ठीक है, तो पहला है धनिकः धनम ददाति।
धनिक क्या है? धन देता है। किसको देता है? निर्धन को देता है। निर्धन को नहीं देता बल्कि निर्धन के लिए धन देता है। तो के लिए कहाँ आता है? चतुर्थी। और यहाँ पर चतुर्थी का सूचक कौन सा है? निर्धनाय। ठीक है, तो पहले का बन जाएगा निर्धनाय धनिकः किम ददाति? धनम ददाति। ठीक है, पहले का निर्धनाय। दूसरा क्या है? अच्छा, बालः किमर्थम विद्यालयं गच्छति? किस लिए जाता है? पठनेन न पठनाय, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए हो जाएगा, तो यहाँ भी पठनाय हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। पठनाय विद्यालयं गच्छति। फिर गौ वाला देखते हैं। गौ वाला क्या कहता है कि सज्जनाः किमर्थम जीवन्ति? किस लिए जीते हैं? परोपकारम न जीवन्ति, परोपकाराय जीवन्ति, परोपकार के लिए जीते हैं। तो परोपकाराय। ठीक है, परोपकाराय जीवन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, मतलब देते हैं। तो प्रधानाचार्य जी किनके लिए? छात्रों के लिए। बहुत सारे छात्र हैं इसलिए छात्रेभ्यः। अगर एक छात्र होता तो यहाँ भी आय आता। ठीक है, तो छात्रेभ्यः, जैसे यहाँ आय हुआ, निर्धनाय, पठनाय, परोपकाराय, ऐसे यहाँ भी छात्राय होता। अगर एक छात्र को दे रहे होते तो बहुत सारे छात्रों को देते हैं इसलिए छात्रेभ्यः चतुर्थी में प्रयोग किया। अगला है शिक्षकाय नमः। शिक्षक को नमस्कार है। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो जिसको नमस्कार है उसकी भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मात्रे नमः, माता को प्रणाम है। ठीक है, ऐसे ही पित्रे नमः, पिता को प्रणाम है। तो नमः शब्द के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रश्न, आज 7 प्रश्नों का यह जो चैप्टर था यह हमने पूरा किया। ठीक है बेटा, तो आप इसको देख लीजिएगा और जहां पर कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर समुद्रतः का अभ्यास पूरा हुआ। कल हम पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।